दुनिया भर में जितने भी टोटल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स होते हैं ना, उनका लगभग आधा हिस्सा, आई मीन एग्जैक्टली 49% सिर्फ एक देश में होता है, भारत में। राइट ये अपने आप में एक बहुत मैसिव नंबर है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी है। इस मैसिव डिजिटल इकोसिस्टम को चलाने वाला जो ब्रेन है ना, मतलब माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स, वो हम लगभग पूरी तरह बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हाँ, और यही बात इस पूरी सिचुएशन को इंटरेस्टिंग बनाती है। एग्जैक्टली तो चलिए आज के इस डीप डाइव चर्चा में इसी को समझते हैं। हमारा मिशन बहुत क्लियर है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स PT 365 पार्ट 2 के सोर्सेज को हम डिकोड कर रहे हैं। जी, और इसमें विजन PT 365 के इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखें ना, तो एक बहुत बड़ा पैटर्न नजर आता है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। ऐसा लगता है इंडिया बेसिकली अपने हार्डवेयर, हैबिटेट और ह्यूमंस का एक मैसिव अपग्रेड कर रहा है ना? बिल्कुल सटीक क्लासिफिकेशन है ये। और इस अपग्रेड को जो मिनिस्ट्रीज ड्राइव कर रही हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी मोहुआ, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी MSDE। राइट। हाँ बिल्कुल, ये स्कीम्स ना कोई रैंडम कलेक्शन नहीं है, ये आपस में जुड़ा हुआ एक पूरा ब्लूप्रिंट है। आप एक हाईटेक इकोनॉमी बिना स्मार्ट सिटीज के तो नहीं चला सकते ना? सही बात है। और उन स्मार्ट सिटीज को बिना हाईली स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल के सस्टेन भी नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले देश के डिजिटल और हार्डवेयर बैकबोन पर फोकस करते हैं जो मीटी के अंदर आता है। डिजिटल इंडिया मिशन ने रिसेंटली अपने 10 साल पूरे किए हैं। हाँ, और वो 49% ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स वाला जो फैक्ट है वो तो माइंड ब्लोइंग है ही। इंडिया अब डिजिटल इकोनॉमी के साइज में ग्लोबली 3rd नंबर पर आ गया है। राइट, लेकिन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़कर एक और इनिशिएटिव है जिसने मेरा ध्यान खींचा, भाषिनी। ओह, भाषिनी असल में इंक्लूसिविटी का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ भाषा हमेशा से एक बैरियर रही है ना। हाँ, मतलब अगर कोई प्लेटफॉर्म सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में है तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन तो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाती है। बिल्कुल, तो भाषिनी क्या कर रहा है कि वो AI मॉडल्स का यूज करके 30 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस में रियल टाइम ट्रांसलेशन और वॉइस टू टेक्स्ट इंटीग्रेशन दे रहा है। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा दिखता है? मतलब AI ट्रांसलेशन सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जमीन पर ये AI आम इंसान की मदद कैसे कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका एक डायरेक्ट यूज केस है IRCTC और NPCI पेमेंट सिस्टम्स के साथ इसका इंटीग्रेशन। वेट, IRCTC के साथ? वो कैसे काम करता है? इमेजिन कीजिए एक इंसान जो सिर्फ अपनी लोकल रीजनल डायरेक्ट बोलता है और स्मार्टफोन भी ज्यादा यूज करना नहीं जानता। भाषिनी के आने से वो अपनी आवाज में बोलकर ट्रेन टिकट बुक कर सकता है। ओह वाओ, मतलब टाइप करने की भी जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। या वो डिजिटल पेमेंट भी इनिशिएट कर सकता है। AI बैकएंड पर उसकी आवाज को प्रोसेस करता है, कमांड समझता है और सिस्टम को ट्रांसलेट करके देता है। ये तो एसेंशियली डिजिटल डिवाइड को टेक्नोलॉजी के थ्रू ही खत्म कर रहा है। एग्जैक्टली। ये वाकई एक पावरफुल टूल है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगी। हम सॉफ्टवेयर और डिजिटल सर्विसेज में तो हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, पर रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी। हाँ, किस बारे में? बेंगलुरु में आर्म के नए ऑफिस में 2nm चिप डिजाइन हो रही है, 2 नैनोमीटर। राइट, वो बहुत बड़ी न्यूज़ थी। हाँ, मतलब ये तो एब्सोल्यूट कटिंग एज नेक्स्ट जनरेशन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है। एक तरफ हम एप्स बना रहे हैं और दूसरी तरफ 2 नैनोमीटर चिप्स। ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM का हिस्सा है ना? जी बिल्कुल। लेकिन डिजाइनिंग और एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग में तो जमीन आसमान का फर्क है ना। हम ताइवान को कैसे टक्कर देंगे? देखिए, ध्यान देने वाली बात यही है कि ISM सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं है। ये एक 76,000 करोड़ आउटले वाला कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम अप्रोच है। ओके, मतलब सिर्फ फैक्ट्री लगाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, चिप बनाने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए ISM के अंदर 4 मेजर स्कीम्स डिजाइन की गई हैं जो वैल्यू चेन के अलग अलग हिस्सों को टारगेट करती हैं। लेट मी गेस, उनमें से एक स्कीम तो उन मैसिव सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज के लिए होगी जो इतनी न्यूज में रहती हैं। हाँ, सबसे पहली है सेमीकंडक्टर फैब स्कीम। इसमें वेफर फैब्रिकेशन यूनिट्स सेटअप करने के लिए
गवर्नमेंट 50% तक का फिजिकल सपोर्ट दे रही है। ओके। इसके साथ ही डिस्प्ले फैब स्कीम भी है, जहां एमोलेड और एलसीडी जैसे डिस्प्ले स्क्रीन्स बनाने वाले प्लांट्स के लिए भी 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस है। वेट, 50%? एक फैब लगाने में तो कई बिलियन डॉलर्स लगते हैं, तो गवर्नमेंट बेसिकली आधा पैसा दे रही है? जी हाँ, ये सब्सिडीज इतनी ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि सेमीकंडक्टर फैब्स दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक सिंगल फैब बनाने में 15 से 20 बिलियन डॉलर्स लग सकते हैं। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा? हाँ, और वहाँ एक धूल का कण भी पूरे बैच को बर्बाद कर सकता है। ताइवान, साउथ कोरिया और यूएसए जैसे देशों ने डेकेड्स तक मैसिव सब्सिडीज दी हैं अपना इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए। अच्छा, तो मतलब ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का आधा हिस्सा कवर करना एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है। एग्जैक्टली। तो फैब्स यानी जहां एक्चुअल चिप बनती है वो क्लियर हो गया। पर बाकी दो स्कीम्स क्या है? तीसरा कंपोनेंट है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स एंड एटीएमपी या ओसैट स्कीम। ओसैट मतलब? ओसैट का मतलब होता है आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। देखिए, वेफर पर चिप प्रिंट होना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। राइट। उस नाजुक चिप को कट करना, उसे प्रोटेक्टिव केसिंग में डालना और उसमें पिन्स लगाना ताकि वो मदरबोर्ड में फिट हो सके, ये ओसैट का काम होता है। और इसके लिए भी 50% कैपिटल सपोर्ट दिया जा रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब हम सिर्फ चिप बना नहीं रहे, हम उसकी पैकेजिंग और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ ला रहे हैं। बिल्कुल। और चौथी और शायद सबसे यूनिक स्कीम है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी डीएलआई स्कीम। डीएलआई स्कीम, इसमें क्या होता है? फैब्स लगाना तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का काम है, राइट। लेकिन डीएलआई स्पेसिफिकली डोमेस्टिक डिजाइन स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को टारगेट करती है। ओके, तो स्टार्टअप्स को इसमें क्या फायदा है? उन्हें 15 करोड़ पर कंपनी तक का इंसेंटिव मिलता है अगर वो चिप डिजाइन में इनोवेट करते हैं। अगर इसे थोड़ा क्रिटिकली देखें तो हार्डवेयर में ताइवान और चाइना की डेकेड्स की मोनोपोली है। राइट। उनके पास स्केल है, स्पेशलाइज्ड टैलेंट है। राइट। तो क्या डीएलआई और बाकी सब्सिडीज देकर हम सच में उस ग्लोबल मोनोपोली को डेंट कर सकते हैं, या ये सिर्फ एक बहुत महंगा एक्सपेरिमेंट है? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये मोनोपोली तोड़ने का नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को डी-रिस्क करने का मैकेनिज्म है। हाँ। कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया ने चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपनानी शुरू कर दी है। हाँ, वो तो है। कोई भी कंट्री अब पूरी तरह चाइना पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। एग्जैक्टली। इंडिया एक रिलायबल ऑल्टरनेटिव बनने की कोशिश कर रहा है। डीएलआई स्कीम इसलिए जरूरी है ताकि जब बड़ी फॉरेन कंपनीज इंडिया आएं तो उन्हें यहाँ ग्राउंड लेवल पे एमएसएमईज का एक थ्राइविंग इकोसिस्टम मिले। समझ गए। तो एसेंशियली हम एक पूरा नया टेक, नर्वस सिस्टम और ब्रेन खुद यहाँ असेंबल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से एक लॉजिकल डिस्कनेक्ट क्रिएट होता है। वो कैसे? आप 2nm चिप डिजाइन कर लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क चला लीजिए, लेकिन इन मैसिव सर्वर फार्म्स और टेक पार्क्स को अनइंटरप्टेड पावर, क्लीन वाटर और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हाँ, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। राइट। आप एक 21st सेंचुरी की डीप टेक इकोनॉमी को एक 19th सेंचुरी के क्रम्बलिंग सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो नहीं चला सकते। तो क्या यही वजह है कि फोकस मुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पर इतना शिफ्ट हो रहा है? एब्सोल्युटली। हाई टेक हार्डवेयर ना हवा में नहीं चलते, उन्हें मॉडर्न हब्स चाहिए। यहाँ सबसे पहले स्मार्ट सिटीज मिशन की बात आती है। राइट। इस मिशन की डेडलाइन 31 मार्च 2025 है। इसका सबसे बड़ा टैंजिबल आउटकम 100 सिटीज में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स यानी ICCs का एस्टैब्लिशमेंट रहा है। इमरजेंसी रिस्पांस को एक सिंगल हाईटेक डैशबोर्ड से रियल टाइम में मैनेज करते हैं। ओके। लेकिन ICCS सिर्फ एक स्मार्ट लेयर है, असली चैलेंज तो बेसिक फाउंडेशन का है। और यहीं AMRUT 2.0 पिक्चर में आता है। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, AMRUT ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। जी। मैं जब सोर्सेस पढ़ रही थी तो मैंने नोटिस किया कि AMRUT 1 और 2.0 में एक बहुत मेजर पॉलिसी शिफ्ट है। हाँ, वो ट्रांसपोर्ट वाला पॉइंट ना। एग्जैक्टली। पहले इसमें अर्बन ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस और मेट्रो कनेक्टिविटी भी शामिल था, लेकिन 2.0 में ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह हटा दिया गया है। ऐसा क्यों? ये एक डिलिबरेट बॉटलनेक क्लियरिंग एक्सरसाइज थी। AMRUT 2.0 का एक्सक्लूसिव फोकस अब सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल वाटर सप्लाई और सैनिटेशन पर है। ओह ओके। तो टारगेट्स क्या है इसके? टारगेट ये है कि लगभग 4800 स्टैट्यूटरी टाउन्स में हर घर तक नल का पानी पहुंचे और स्पेसिफिकली
500 अमृत सिटीज में 100% सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट अचीव किया जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम जो हमेशा ऐसी अर्बन स्कीम्स में आती है वो है फंडिंग लीकेज। स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट अनाउंस कर देती हैं, आधा पैसा लग जाता है और फिर पानी की पाइप का गड्ढा वैसे ही रह जाता है। हाँ, ये ग्राउंड रियलिटी रही है। तो अमृत 2.0 इस स्ट्रक्चरल फ्लॉ को कैसे फिक्स कर रहा है? इसका मैकेनिज्म है आउटकम बेस्ड फंडिंग। इसे एक स्ट्रिक्ट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर मॉडल की तरह समझिए। पहले गवर्नमेंट अपफ्रंट एडवांस पेमेंट दे देती थी, और अब ऐसा नहीं है। सिटीज को एक क्लियर रोड मैप सबमिट करना होता है। जब तक स्टेप 1 जैसे पाइपलाइन वेरीफाई नहीं हो जाता, तब तक स्टेप 2 का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीज ही नहीं होगा। ओह, आई सी। तो बेसिकली पेपर प्रॉमिसेस पर कैश नहीं मिलेगा, वेरीफाइबल रिजल्ट्स पर मिलेगा। एग्जैक्टली। और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी प्रोजेक्ट्स मैंडेटरी कर दिए गए हैं। ये अच्छा मूव है। इसके अलावा एक अमृत मित्रा इनिशिएटिव लाया गया है, जिसके थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजी वुमेन को वाटर मैनेजमेंट से जोड़ा गया है। साथ ही पेयजल सर्वेक्षण भी होता है। ये कॉन्ट्रैक्टर मॉडल वाली एनालॉजी तो काफी फिट बैठती है यहाँ। लेकिन वाटर और सीवरेज के बाद जो सबसे बड़ा विजुअल इंडिकेटर होता है किसी शहर का, वो है कचरा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 यानी SBMU 2.0 का प्राइमरी टारगेट 2026 तक सभी शहरों को गार्बेज फ्री सिटीज बनाना है। राइट। लेकिन यहाँ एक एलिफेंट इन द रूम है, वो पहाड़ जैसे कचरे के ढेर जो हर बड़े शहर के आउटस्कर्ट्स में होते हैं। उनका क्या प्लान है? उन लेगेसी डंप साइट्स के लिए एक स्पेसिफिक मिशन मोड प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, डंप साइट रिमीडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम या ड्रैप। और यहाँ फिगर्स सच में अलार्मिंग है। इस प्रोग्राम के अंडर 214 हाई इम्पैक्ट लेगेसी डंप साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां टोटल लगभग 8.8 करोड़ मेट्रिक टन्स लेगेसी वेस्ट पड़ा है। वेट 8.8 करोड़ मेट्रिक टन्स। इसे साफ कैसे किया जा रहा है? क्योंकि एक जगह से उठा के दूसरी जगह डालना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं, यहाँ साइंटिफिक बायोरेमिडिएशन का यूज होता है। मैसिव ट्रॉमल मशीन्स लगाई जाती हैं जो कचरे को अलग अलग हिस्सों में फिल्टर करती हैं। फिल्टर करके क्या करते हैं? जो कंबस्टेबल वेस्ट होता है उसे सीमेंट फैक्ट्रीज को फ्यूल के रूप में भेज दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन डेब्रीज को रोड्स बनाने में यूज किया जाता है। ओह वाओ। और बची हुई मिट्टी को कॉम्पोस्ट के रूप में। इसका अल्टीमेट गोल उन लेगेसी पहाड़ों को जीरो पर लाना और उस लैंड को वापस रिक्लेम करना है। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। इसके साथ एक स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव भी है, जहां एक क्लीन शहर, मान लीजिए इंदौर, किसी दूसरे स्ट्रगलिंग शहर का मेंटो बन जाता है पीयर लर्निंग के लिए। सुनने में तो ये पॉलिसी इकोसिस्टम बहुत रोबस्ट लगता है, लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुशबैक है। बताइए। स्वच्छ भारत के अंडर हम ODF प्लस और वाटर प्लस जैसे सर्टिफिकेशंस देते हैं, पर अक्सर इंडिपेंडेंट सर्वेज या मॉनसून के टाइम पर ग्राउंड रियलिटी इन स्टार्स और पेपर सर्टिफिकेशन से बिल्कुल अलग दिखती है। वो तो है। तो क्या अमृत 2.0 और SBMU 2.0 सिर्फ एक PR एक्सरसाइज बनकर रह जाने का खतरा नहीं है? ये स्केप्टिसिज्म नेचुरल है और ज़रूरी भी है, लेकिन DRAP जैसी स्कीम्स में ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई होती है, क्योंकि लैंड रेक्लेमेशन मेजरेबल होती है। मेजरेबल कैसे? अगर 100 एकड़ की डंप साइट साफ हो गई है, तो वो सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन सर्विस से डायरेक्टली वेरीफाई होती है। SBMU 2.0 और अमृत 2.0 में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन को फंड रिलीज के साथ एक्सप्लिसिटली टैग कर दिया गया है। ओके, मतलब पैसा तभी मिलेगा जब असली में काम दिखेगा। एग्जैक्टली। जब म्युनिसिपल बॉडीज का अगला बजट उनकी एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पर डिपेंड करता है, तो पेपर सर्टिफिकेशन से काम नहीं चलता। फेयर इनफ। फाइनेंशियल लेवरेज ही शायद इस प्रॉब्लम का एकमात्र सल्यूशन है। बिल्कुल। तो चलिए, हमने हार्डवेयर की फैक्ट्रीज की बात कर ली और उन फैक्ट्रीज को सपोर्ट करने वाले अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डाइसेक्ट कर लिया। राइट। लेकिन इन 2NM फैब्स को चलाएगा कौन? इन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स के सेंसर्स को मेंटेन कौन करेगा? हाँ, असली सवाल यही है। ICC डैशबोर्ड्स के पीछे एनालाइज करने वाला दिमाग किसका होगा? यहाँ एंट्री होती है हमारे तीसरे पिलर की, द ह्यूमन कैपिटल और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल। मशीनरी और सिटीज बिना स्किल्ड वर्कफोर्स के सिर्फ डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसलिए स्किल इंडिया प्रोग्राम को कंप्लीटली ओवरहॉल किया गया है। ओके। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMVKY 4.0, जन शिक्षण संस्थान यानी JSS और PMNAPS
को मिलाकर एक सिंगल कॉम्पोजिट सेंट्रल सेक्टर स्कीम बना दी गई है। टारगेट क्या है इसका? टारगेट है हर साल 1 करोड़ यूथ को ट्रेन करना, स्पेसिफिकली 15 से 59 इयर्स के एज ब्रैकेट में। पर एक सेकंड, हमने पिछले कई सालों में PMVKY पे वेरियस फेजेस में करोड़ों लोगों को ट्रेन किया है। हाँ, नंबर्स तो बहुत बड़े हैं। डेटा हमेशा बोलता है कि लाखों लोग सर्टिफाइड हो गए, लेकिन जब इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आती हैं तो वो कहती हैं कि इंडियन यूथ अनएम्प्लॉयबल है। राइट। वो स्पेसिफिकली कंप्लेन करते हैं कि जो स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर्स में सिखाई जाती हैं उनका एक्चुअल मॉडर्न इंडस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस 4.0 वर्जन में क्या नया है, या हम बस एक नया नंबर्स गेम खेल रहे हैं? यहीं पर मैकेनिज्म में शिफ्ट आया है। PMKVY 4.0 सिर्फ एक आइट्रेशन नहीं, एक करेक्शन है। पहले ट्रेनिंग सप्लाई ड्रिवन होती थी। सप्लाई ड्रिवन मतलब ट्रेनिंग पार्टनर जो सिखा सकता था वो सिखा देता था, चाहे मार्केट को उसकी जरूरत हो या ना हो। आई सी। अब PMKVY 4.0 में फोकस फ्यूचर स्किल्स पर अग्रेसिवली शिफ्ट हुआ है। हम AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 5G एप्लीकेशंस और साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन एक 3 महीने के कोर्स में कोई AI इंजीनियर तो नहीं बन जाएगा ना? नहीं बनेगा, और एम वो है भी नहीं। यहाँ माइक्रो क्रेडेंशियल्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है। माइक्रो क्रेडेंशियल्स ये कैसे काम करते हैं? मतलब एक लंबी 2 साल की डिग्री के बजाय छोटे स्टैकेबल और हाईली स्पेसिफिक मॉड्यूल्स सिखाए जाते हैं। ओके। इसके साथ ही OJT यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग को स्कीम का एक मैंडेटरी हिस्सा बना दिया गया है। थ्योरी की क्लासेस सिर्फ एक फ्रैक्शन होंगी। तो बाकी टाइम क्या करेंगे? मोर सेंस। ऑन द जॉब एक्सपीरियंस हमेशा प्योर क्लासरूम थ्योरी से बेहतर होता है। एग्जैक्टली। लेकिन इन हाईटेक स्किल्स को सिखाने के लिए जो आम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी ITIs है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसी खस्ता हाल है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक रहा है। उनमें ना तो लेटेस्ट मशीन्स होती हैं और ना ही हाईटेक टूल्स। उसका क्या सोल्यूशन है? उसके लिए एक मैसिव नई स्कीम लॉन्च हुई है, PMSETU। हाँ। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। ये एसेंशियली देश भर के एग्जिस्टिंग ITIs को एक मेजर फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड देने का ब्लूप्रिंट है। ओके। इस प्रोजेक्ट का टोटल आउटले कितना है? 60,000 करोड़। वेट, 60,000 करोड़? ये तो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है सिर्फ एग्जिस्टिंग ITIs को अपग्रेड करने के लिए। इसकी फंडिंग स्ट्रक्चर कैसी है? इसकी स्ट्रक्चरिंग ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ओह। इसे समझिए, इसमें सेंट्रल शेयर 30,000 करोड़ है, स्टेट शेयर 20,000 करोड़ है, और बाकी 10,000 करोड़? और सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री शेयर 10,000 करोड़ रखा गया है। वेट, इंडस्ट्री शेयर मतलब प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अपना पैसा डालेंगी? बिल्कुल, और ये स्कीम का गेम चेंजर एलिमेंट है। टाटा, मारुति या टेक जायंट्स अपना पैसा इसलिए डालेंगे क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली वैसे ही स्किल्ड लोग चाहिए। ओह, स्किन इन द गेम। एग्जैक्टली। जब इंडस्ट्री अपना कैपिटल इन्वेस्ट करती है तो वो सिर्फ टूल्स नहीं देती, वो अपना करिकुलम, अपने लेटेस्ट मशीनरी के मॉडल्स और अपने ट्रेनर्स ITI कैंपस के अंदर लाती हैं। तो ITIs अब प्योरली सरकारी डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे? नहीं, वो एसेंशियली इंडस्ट्री मैनेज्ड एस्पिरेशनल इंस्टीट्यूट्स बन जाएंगे। ये तो ब्रिलियंस है। जब प्राइवेट कंपनीज का पैसा लगा होगा तो वो इंश्योर करेंगी कि पास आउट होने वाला हर एक स्टूडेंट डे 1 से शॉप फ्लोर पर काम करने लायक हो। बिल्कुल। एक और टेक्निकल पॉइंट जो एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि इस 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में जो 30,000 करोड़ का सेंट्रल शेयर है ना, उसका एग्जैक्ट 50% हिस्सा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB को फाइनेंस करेगा। ओके। ADB की फंडिंग से क्या फर्क पड़ता है? ये मल्टीलैटरल फंडिंग इस प्रोजेक्ट को स्ट्रिक्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और ऑडिट साइकिल्स के अंडर ले आती है। मतलब ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाती है। तो अगर इन सबको आपस में कनेक्ट करें तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इंडिया एक साइमल्टेनियस ट्रांजिशन से गुजर रहा है। राइट। पहले पिलर में मीटी के ISM और डिजिटल इंडिया के जरिए हम हाईटेक चिप्स और ग्लोबल डिजिटल सिस्टम्स का ब्रेन डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल सही। दूसरे पिलर में मुहुआ के AMRU T2.0 और SBMU 2.0 के थ्रू हम इन फैक्ट्रीज और हब्स के आसपास का हैबिटेट ठीक कर रहे हैं, लेगेसी कचरे को हटा रहे हैं और पेपर प्रोमिसेस को आउटकम बेस्ड फंडिंग से रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ। और तीसरे पिलर में MSD के PMKVY 4.0 और PMSETU के जरिए हम एक ऐसी ह्यूमन पाइपलाइन बना रहे हैं
जिससे फ्यूचर स्किल्स आती हों और जहां प्राइवेट इंडस्ट्री सीधे ट्रेनिंग को मैनेज कर रही हो। ये एक परफेक्ट सिंथेसिस है आज के PT 365 डॉक्यूमेंट्स का। पॉलिसीज अब साइलोज में ऑपरेट नहीं कर रही हैं। राइट। अगर एक पॉलिसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है तो दूसरी पॉलिसी उसकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनेबल करती है और तीसरी पॉलिसी उसके लिए टैलेंट सप्लाई इंश्योर करती है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम इन फैक्ट्स और फिगर्स के डिस्कशन को रैप अप करें, एक डीप पॉलिसी पैराडॉक्स है जो एक्सप्लिसिटली किसी सिलेबस या डॉक्यूमेंट में बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखा होता। वो क्या है? पर किसी भी क्रिटिकल थिंकर को नजर आना चाहिए। आज के इस पूरे विश्लेषण में हमारा पॉलिसी फोकस बहुत तेजी से हाईटेक, अर्बन और सनराइज सेक्टर्स की तरफ गया। राइट। 2 नैनोमीटर चिप्स, स्मार्ट सिटीज वगैरह। एग्जैक्टली 2 नैनोमीटर चिप्स, AI ट्रांसलेशंस, गार्बेज फ्री स्मार्ट सिटीज और ड्रोन टेक्नोलॉजी। ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रियलिटी ये भी है कि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी गांव में रहती है और उनका लाइवलीहुड प्योर एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर हमारा मैक्सिमम कैपिटल, पॉलिसी फोकस और इनोवेशन का ध्यान सिर्फ इन एडवांस टेक हेवी सेक्टर्स की तरफ जाता रहा, तो क्या हम अनजाने में 2 बिल्कुल अलग भारत नहीं बना रहे हैं? एक भारत जो ग्लोबल स्टेज पर कटिंग एज चिप डिजाइन कर रहा है और ICC डैशबोर्ड से स्मार्ट सिटी चला रहा है, और दूसरा भारत जो आज भी अनप्रिडिक्टेबल मौसम, कृषि संकट और बेसिक सर्वाइवल के स्ट्रगल्स में फंसा हुआ है। ये डिस्पैरिटी तो है। तो क्या इस स्पीड से आगे बढ़ते हुए टेक और बेसिक एग्रीकल्चर के बीच का ये गैप ब्रिज हो पाएगा, या फिर ये हार्डवेयर और AI का अपग्रेडेशन आगे चलकर उन रूरल खेतों की रियलिटी को भी पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करेगा? ये एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है सोचने के लिए। ये एक ऐसा फंडामेंटल सवाल है जिस पर जरूर विचार करना चाहिए, खासकर तब जब आप इन हाईटेक स्कीम्स का होलिस्टिक एनालिसिस कर रहे हों। आज के इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। Keep questioning the details, mechanisms को समझते रहिए, and we'll keep exploring the deeper picture together.